प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसा सच्चा और दिल दहला देने वाला वाकया साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी है एक बेबस माँ की जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को हंसते खेलते विदा किया था, लेकिन चंद महीनों बाद ही उसकी बेटी का जनाजा घर आया। एक नई नवेली दुल्हन की मौत जिसे दुनिया ने कमजोरी या आत्महत्या का नाम दिया, लेकिन उसके पीछे छिपा था दहेज के लोभी दरिंदों का वो चेहरा जो इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा दाग है। ये घटना साबित करती है कि हर दरिंदा सड़क पर नहीं होता, कभी कभी वो आपके घर के अंदर विश्वास के आवरण में छिपा होता है। ये बात है एक छोटे से कस्बे की, जहां माधुरी नाम की एक लड़की रहती थी। माधुरी अपने पिता रामलाल की आंखों का तारा और मां मीना देवी की सहेली थी। रामलाल एक साधारण शिक्षक थे। उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन इज्जत और नेक नामी बेशुमार थी। उन्होंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था, पढ़ाया था और उसके लिए ऐसे जीवन साथी का सपना देखा था जो माधुरी को एक रानी की तरह रखे। जब शहर से अमर नाम का एक लड़के का रिश्ता आया तो रामलाल का दिल खुशी से भर गया। अमर एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था, उसका परिवार संभ्रांत था और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही मीना देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, चलो हमारी बेटी को वो घर मिला जहां इंसानियत पैसे से बड़ी है। बड़े धूमधाम से शादी हुई। रामलाल ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया, सोना चांदी, घर का सारा साजो सामान। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, दहेज की लोभी की भूख कभी मिटती नहीं। वो चंद दिनों की खुशी चंद रातों के उजालों के बाद माधुरी की जिंदगी पर ग्रहण बनकर मंडराने लगी। शादी के महज 1 महीने बाद जब माधुरी ने अपनी मां को फोन किया तो उसकी आवाज में वो पहले वाली खड़क नहीं थी। एक दबी हुई उदासी, एक अनकहा खौफ उसकी हर सांस में घुला हुआ था। मीना देवी ने पूछा, बेटी कैसी हो, सब ठीक है ना? माधुरी हिचकिचाई, माँ सब ठीक है, बस थोड़ी तबीयत ढीली है। फिर माँ का दिल कहाँ मानता है? मीना देवी ने जोर देकर पूछा, सच बता, अमर या ससुराल में कोई कुछ कह रहा है क्या? माधुरी रो पड़ी, माँ वो लोग अब गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अमर के दोस्तों के पास बड़ी गाड़ियां हैं और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पापा से कहना वो किसी तरह 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दें। माधुरी के पति अमर की माँ का एक जहरीला जुमला हमेशा गूंजता रहता था, देखो बहू, तुम्हारा बाप सिर्फ टीचर है, हमारी बराबरी करना चाहता था लेकिन औकात भूल गया। हमारे बेटे की मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है। अगर अब गाड़ी नहीं आई तो तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। रामलाल और मीना देवी पर जैसे आसमान टूट पड़ा। 5 लाख रुपए उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। रामलाल ने अपनी पत्नी की ओर देखा, उनकी आंखों में बेबसी थी। मीना, मैं कहां से लाऊंगा? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी शादी में लगा दी। क्या ये लोग इंसान नहीं दरिंदे हैं? उन्होंने हिम्मत करके अमर को फोन किया। अमर पहले तो मीठी बातें करता रहा, लेकिन जब रामलाल ने अपनी मजबूरी बताई तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने कठोर शब्दों में कहा, देखिए ससुर जी, आप अपनी बेटी की इज्जत चाहते हैं या अपनी दौलत? फैसला आपका है। मेरी माँ का मूड ठीक नहीं है और मैं अब रोज रोज ये झगड़ा नहीं कर सकता। माधुरी ने अपने मायके को तबाही के कगार पर खड़े होने से बचाने के लिए कुछ दिनों बाद अपनी माँ को झूठी तसल्ली दी। माँ, मैंने उनसे बात कर ली है, अब सब ठीक है, आप फिक्र न करें। माँ ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा शायद पति पत्नी का प्यार इन सब लालच पर भारी पड़ गया होगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। असल में माधुरी ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि ससुराल वालों ने उसे धमकी दी थी कि अगर तुम्हारे बाप ने अब हमें फोन किया तो हम तुम्हारे बाप पर झूठा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा देंगे और कहेंगे कि उसने हमें धमकाया है। माधुरी अपने निर्दोष पिता को बचाने के लिए खुद दहेज की आग में जलने को तैयार हो गई। कुछ और हफ्ते बीते। एक दिन मीना देवी के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। आवाज एक औरत की थी जिसने कांपते हुए कहा, मीना देवी, मैं अमर के पड़ोस में रहती हूँ, तुम्हारी बेटी पर बहुत जुल्म हो रहा है। कल रात मैंने अमर और उसकी माँ को माधुरी पर हाथ उठाते देखा। वो लोग कहते हैं कि वो जहर खाकर मर क्यों नहीं जाती। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो जल्दी कुछ करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। कॉल कट गया। मीना देवी कांप उठी, उनके हाथ से फोन गिर पड़ा। यह पहला सबूत था, एक खुली वार्निंग थी कि उनकी बेटी खतरे में है। रामलाल और मीना देवी तुरंत शहर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बेटी के पास पहुंच पाते, उन्हें सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर मिली जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। सुबह होते ही उनके घर की घंटी बजी। सामने एक सिपाही खड़ा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। सिपाही ने धीरे से रामलाल को एक खत दिया जो अमर के ससुराल का था। खत में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, आपकी बेटी माधुरी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर मीना देवी की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी।
और रामलाल वहीं जमीन पर गिर पड़े। सवाल यह था, क्या यह सच में आत्महत्या थी या ये दहेज के दरिंदों द्वारा की गई एक सोची समझी साजिश और क्रूर हत्या? माधुरी की मौत की खबर एक बवंडर की तरह थी जिसने रामलाल और मीना देवी की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। मीना देवी का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार चीखती थी, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, वो बहुत हिम्मत वाली थी, वो क्यों मरती, जबकि मैंने उसे कहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी। रामलाल अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से वो खुद टूट चुके थे। उन्हें याद आया उनकी बेटी ने कितनी खामोशी से, कितनी इज्जत और पर्देदारी के साथ अपने दर्द को छुपाया था ताकि उसके पिता पर कोई आंच ना आए। जब रामलाल और मीना देवी रोते बिलखते माधुरी के ससुराल पहुंचे तो वहां का नजारा अजीब था। घर पर गहरा सन्नाटा पसरा था। दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे और अमर के परिवार वाले एक कोने में बैठे बेहद शांत और दिखावटी दुख का प्रदर्शन कर रहे थे। अमर, जो हमेशा रौबदार दिखता था, अब जमीन पर सिर झुकाए बैठा था। उसके चेहरे पर दुख कम और डर ज्यादा झलक रहा था। मीना देवी ने दौड़कर अमर की मां का गिरेबान पकड़ लिया और चीखने लगी, तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला, तुम लोग दरिंदे हो। लेकिन अमर की मां ने बड़ी चालाकी और निर्ममता से जवाब दिया, देखिए हम भी दुखी हैं, लेकिन आपकी बेटी कमजोर निकली। हमने तो उसे बहुत समझाया कि पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन उसने जहर खा लिया, इसमें हमारा क्या कसूर। यह सुनकर रामलाल का खून खौल उठा। उन्होंने देखा माधुरी का शव एक कमरे में रखा हुआ था जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा था। पुलिस अधिकारी ने रामलाल को किनारे बुलाया और शांत आवाज में कहा, देखिए रामलाल जी, प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या यानी सुसाइड का मामला लगता है। हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें माधुरी ने लिखा है कि वो अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी मर्जी से मर रही है। ये सुनते ही रामलाल के मन में संदेह का तूफान उठा। सुसाइड नोट? उन्होंने पूछा। मेरी बेटी तो हर बात मुझसे साझा करती थी, वो आत्महत्या क्यों करेगी? और वो सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मेरी बेटी की नहीं है। उन्होंने सुसाइड नोट को गौर से देखा। नहीं, ये उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। अक्षर तो मिलते जुलते हैं, लेकिन ये माधुरी के हाथ की लिखावट नहीं है। ये साफ साफ हत्या को आत्महत्या साबित करने की साजिश है। पुलिस अधिकारी को रामलाल की बात अजीब लगी। आप एक पिता हैं, शायद इस सदमे में आप ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन रामलाल अब एक बेबस पिता नहीं बल्कि इंसाफ के लिए लड़ने वाला योद्धा बन चुके थे। उन्हें याद आया पड़ोसन का वो फोन कॉल और अपनी बेटी की आंखों में छिपा वो अनकहा खौफ। उन्होंने अमर और उसके परिवार की तरफ देखा जो खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। रामलाल ने जोरदार आवाज में कहा, मेरी बेटी को जबरदस्ती जहर दिया गया है। ये लोग झूठा सुसाइड नोट पेश करके कानून को धोखा दे रहे हैं। मैं फरियाद करता हूं, इस मामले की गहराई से जांच की जाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रामलाल ने एक स्थानीय वकील को बुलाया। वकील ने सारे तथ्यों को सुना, पड़ोसन के कॉल की बात सुनी और सुसाइड नोट की लिखावट पर संदेह की बात को मजबूत आधार माना। वकील ने रामलाल से कहा, रामलाल जी, ये लड़ाई लंबी और मुश्किल होगी। दहेज के मुकदमे अक्सर कमजोर हो जाते हैं क्योंकि ससुराल वाले आत्महत्या का बहाना बना देते हैं। आपको हिम्मत रखनी होगी, हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। रामलाल ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी के लिए न्याय लेकर रहेंगे। उन्हें पता था कि अमर का परिवार पैसे और ताकत के दम पर मामले को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन रामलाल के पास उनकी बेटी की बेगुनाही और एक पिता का अटूट संकल्प था। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में जिक्र था कि माधुरी की मौत जहर खाने से हुई है, लेकिन यह साफ नहीं था कि जहर उसने खुद खाया या उसे जबरदस्ती दिया गया। इस रिपोर्ट से ससुराल वालों को और बल मिला। उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि आत्महत्या साबित हो चुकी है और इस गमहीन घड़ी में रामलाल जानबूझकर हमें बदनाम कर रहे हैं। रामलाल एक रात माधुरी के कमरे के पास गए जहां सब कुछ हुआ था। कमरा अब सील हो चुका था, लेकिन खिड़की से उन्हें अंदर की एक झलक मिली। उन्होंने देखा कि एक कोने में पुरानी डायरी का पन्ना जमीन पर पड़ा है। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई और उस पन्ने को उठाया। वो पन्ना जला हुआ था और उस पर कुछ धुंधले अक्षर थे। ये पन्ना अमर के परिवार की साजिश का पहला ठोस सुराग था। उस पर लिखा था, मुझे जबरदस्ती मत करो, मैंने मना कर दिया। यह माधुरी की ही हैंडराइटिंग थी। यह साफ था कि माधुरी पर किसी चीज के लिए दबाव डाला जा रहा था और उसने विरोध किया था। यह सुसाइड नोट से बिल्कुल अलग था। यह चीख चीख कर कह रहा था कि माधुरी कमजोरी से नहीं मरी, बल्कि वो संघर्ष कर रही थी। रामलाल ने वो पन्ने का टुकड़ा पुलिस और वकील को दिखाया। वकील ने कहा, यह एक बड़ा सबूत है।
यह साबित करता है कि मौत से पहले माधुरी मानसिक और शायद शारीरिक संघर्ष कर रही थी। अब हमें यह जानना है कि वो जबरदस्ती किस चीज के लिए की जा रही थी। यही इस साजिश का केंद्र है। रामलाल का मन अंदर से कांप उठा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि बदला और न्याय की आग थी। उन्होंने मुट्ठी भींच ली और कसम खाई, मैं अपनी बेटी का मौत का बदला लूंगा और इस दहेज के दरिंदे को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। रामलाल ने तुरंत उस अज्ञात पड़ोसन को ढूंढने का फैसला किया जिसने उन्हें फोन करके माधुरी के खतरे में होने की चेतावनी दी थी। उन्हें पता था कि वही औरत सच्चाई की गवाह हो सकती है। अमर के मोहल्ले में जाकर रामलाल ने बहुत हिचकिचाहट के साथ लोगों से पूछताछ शुरू की। लोग डरते थे क्योंकि अमर का परिवार शहर में पैसे और पहुंच के कारण काफी ताकतवर था। किसी ने भी सामने आने की हिम्मत नहीं की। रामलाल निराश होकर वापस आ रहे थे जब एक छोटी सी दुकान के पास उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली। उस महिला ने रामलाल को एक पर्ची दी जिस पर सिर्फ एक नाम और एक पता लिखा था, सुल्ताना बानो, गली नंबर 3। बुजुर्ग महिला ने धीमी आवाज में कहा, जाओ, वही तुम्हारी बेटी को इंसाफ दिला सकती है, पर अल्लाह का वास्ता उसका नाम यहां किसी को मत बताना। रामलाल को लगा उन्हें रोशनी की एक किरण मिली है। वो तुरंत सुल्ताना बानो के घर पहुंचे। सुल्ताना बानो अधेड़ उम्र की थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी डर और हिम्मत का मिश्रण था। रामलाल को देखते ही सुल्ताना बानो रो पड़ी। उन्होंने कहा, रामलाल जी, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं अमर और उसकी मां का नाम सबके सामने लूं, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे हैं। लेकिन जब मैंने रात को माधुरी की चीखें सुनी तो मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा था। माधुरी बहुत अच्छी लड़की थी। वो मुझसे मां बेटी की तरह बात करती थी। सुल्ताना बानो ने बताया, माधुरी को रोज तंग किया जाता था, उसे भूखा रखा जाता था और अमर की मां बार बार कहती थी, या तो अपने बाप से गाड़ी मंगवा या मर जा। मौत से एक रात पहले अमर और उसकी मां ने माधुरी को बहुत मारा। मैं दीवार के उस पार थी, मैंने सब सुना। अमर की मां कह रही थी, आज इसका किस्सा खत्म करना होगा, वरना ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। कल सुबह सब कहेंगे इसने आत्महत्या कर ली। मैंने ये सब सुना और उसी डर से आपको फोन किया था। रामलाल का दिल जैसे फट गया। उनकी प्यारी बेगुनाह बेटी को कितनी क्रूरता से मारा गया था। सुल्ताना बानो ने आगे एक और चौंकाने वाला राज खोला। उन्होंने कहा, आत्महत्या नहीं, उसे जबरदस्ती जहर पिलाया गया था। मैंने अगली सुबह जब सब कुछ खत्म हो गया था तो देखा कि अमर की मां ने किचन में जहर की एक छोटी शीशी को साफ करके कपड़े में लपेटकर जला दिया था। वो सबूत मिटा रही थी। ये ठोस आंख देखा सुराग था। रामलाल ने सुल्ताना बानो से अदालत में गवाही देने की विनती की। सुल्ताना बानो डर गईं। रामलाल जी, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अमर का परिवार बहुत खतरनाक है। रामलाल ने उनके पैरों पर गिरकर कहा, मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन आपका एक बयान इस देश की हजारों औरतों को दहेज की आग से बचा सकता है। अगर आप चुप रहीं तो कल वो लोग किसी और मासूम की जान लेंगे। इंसाफ के लिए आवाज उठाना भी एक बलिदान है। सुल्ताना बानो की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हिम्मत की, ठीक है रामलाल जी, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगी। मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी। मैं अदालत में गवाह बनूंगी। अब रामलाल के पास दो मजबूत हथियार थे, माधुरी की डायरी का जला हुआ पन्ना, माधुरी का विरोध, और सुल्ताना बानो की चश्मदीद गवाही, हत्या का इरादा और जबरदस्ती जहर पिलाना। वकील ने इन सबूतों को देखते ही पुलिस पर दबाव डाला कि वो आत्महत्या के केस को हत्या, मर्डर में बदले। पुलिस ने दोबारा अमर और उसके परिवार को हिरासत में लिया। अब उनके चेहरे का दिखावटी दुख खत्म हो चुका था और उनकी जगह खौफ और गुस्सा था। उन्होंने रामलाल को फोन पर धमकाना शुरू किया, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, लेकिन मेरे पास बहुत है। मैं तुम्हें और तुम्हारी गवाह को खरीद लूंगा। लेकिन रामलाल का संकल्प अब चट्टान की तरह मजबूत था। वो जानते थे कि दौलत और इंसाफ की ये लड़ाई इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई है। सुल्ताना बानो को सुरक्षा दी गई और वो गवाही के लिए तैयार थीं। लेकिन अमर और उसकी मां ने एक अंतिम और भयानक चाल चली। उन्होंने सुल्ताना बानो के घर में आधी रात को आग लगा दी और धमकी दी कि अगर उन्होंने गवाही दी तो उनके बच्चों को भी खत्म कर दिया जाएगा। सुल्ताना बानो और उनका परिवार तो बच गया, लेकिन इस दरिंदगी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो अब अदालत में जाने से पूरी तरह डर चुकी थीं। उन्होंने रामलाल को फोन करके कहा, रामलाल जी, मुझे माफ कर दो, मैं गवाही नहीं दे पाऊंगी। मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकती। रामलाल के पैरों तले फिर से जमीन खिसक गई। सच्चाई का एकमात्र गवाह अब पीछे हट चुका था। क्या दहेज के दरिंदे अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे? क्या माधुरी को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा?
सुल्ताना बानो के पीछे हटने से रामलाल की इंसाफ की लड़ाई एक नाजुक मोड़ पर आ गई। वकील ने रामलाल को सलाह दी, रामलाल जी, अब हमें कोई और तकनीकी सबूत खोजना होगा। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग पर ही हमारा सारा दारोमदार है। अगर हम साबित कर दें कि ये अमर या उसकी मां ने लिखा है तो हम ये केस जीत सकते हैं। रामलाल को याद आया कि माधुरी को चिट्ठी लिखने का बहुत शौक था। उनके घर पर एक पुराना ट्रंक था जिसमें माधुरी की बचपन की और शादी के बाद की सारी चिट्ठियां और डायरियां रखी थीं। रामलाल और मीना देवी ने उन तमाम पन्नों को एक एक कर छाना। मीना देवी अपनी बेटी की पुरानी बातें पढ़कर रोती जाती थीं, लेकिन वो रुकती नहीं थी। तलाश करते हुए उन्हें अमर की मां द्वारा माधुरी को लिखे गए 2 छोटे खत मिले जो उन्होंने शादी के तुरंत बाद लिखे थे। ये खत साधारण थे, जिनमें किसी सामाजिक कार्यक्रम में आने का जिक्र था। रामलाल ने तुरंत उन खतों को सुसाइड नोट के साथ विशेषज्ञ यानी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा। कुछ दिनों बाद विशेषज्ञ की रिपोर्ट आई, जिसने सच्चाई पर से पर्दा हटा दिया। विशेषज्ञ ने पुष्टि की कि सुसाइड नोट की लिखावट अमर की मां की लिखावट से मिलती जुलती है, लेकिन इसे जानबूझकर विकृत करने की कोशिश की गई है ताकि ये माधुरी की हैंडराइटिंग जैसा लगे। ये एक बहुत बड़ा निर्णायक सुराग था। वकील ने तुरंत कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने अमर और उसकी मां पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप लगाए। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। माहौल सन्नाटे से भरा था। अमर और उसकी मां आत्मविश्वास से भरी दिख रही थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि चश्मदीद गवाह सुल्ताना बानो डर के मारे गवाही नहीं देगी। अमर के वकील ने दलील दी, माय लॉर्ड, ये एक साधारण आत्महत्या का मामला है जिसे दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग करके हत्या में बदला जा रहा है। रामलाल के पास कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। सुसाइड नोट सही है और विशेषज्ञ रिपोर्ट सिर्फ एक संभावना व्यक्त करती है, पुष्टि नहीं। रामलाल के वकील ने तर्क दिया, माय लॉर्ड, माधुरी की डायरी का जला हुआ पन्ना चीख चीख कर कह रहा है कि उस पर दबाव डाला जा रहा था। सुसाइड नोट की विकृत लिखावट साबित करती है कि ये एक सोची समझी साजिश है, और सबसे बड़ा सबूत वो है जिसे ये लोग भुलाना चाहते हैं। रामलाल के वकील ने अचानक कोर्ट से एक सस्पेंस भरा ब्रेक मांगा और कोर्ट की कार्रवाई रोक दी गई। इस बीच रामलाल को याद आया कि पड़ोसन सुल्ताना बानो ने उन्हें एक बात बताई थी। माधुरी ने मौत से ठीक एक दिन पहले अपनी मां से फोन पर बात करते हुए अपनी साड़ी के पल्लू में कुछ छुपा लिया था। माधुरी को डर था कि वो पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने कुछ अंतिम निशानी छुपाने की कोशिश की थी। रामलाल तुरंत अमर के घर गए, जहां माधुरी का सामान अभी भी सील बंद था। पुलिस की इजाजत लेकर उन्होंने माधुरी की सबसे प्यारी लाल रंग की साड़ी को ध्यान से देखा। उन्होंने साड़ी के पल्लू में एक छोटी छिपी हुई जेब महसूस की। जब उसे खोला गया तो अंदर एक छोटी सी चिप यानी पेन ड्राइव मिली। ये तकनीकी युग का निर्णायक मोड़ था। रामलाल ने कांपते हाथों से वो चिप वकील को दी। वकील ने तुरंत एक लैपटॉप पर चिप को खोला। अंदर एक छोटी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। ये माधुरी की आखिरी आवाज थी। ये ऑडियो क्लिप पूरे रहस्य का खुलासा करने वाला था, जो अदालत को सच्चाई के आईने के सामने खड़ा कर देगा। जब कोर्ट की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो अदालत में पिन ड्रॉप सन्नाटा था। रामलाल के वकील ने जज को वो ऑडियो क्लिप सौंपते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये क्लिप मरने से पहले का बयान, डाइंग डिक्लेरेशन है, जिसे मेरी मुवक्किल की बेटी माधुरी ने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाया था। ऑडियो क्लिप चलाया गया। माधुरी की कांपती हुई रुंध रुंध कर रोने वाली आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। माधुरी रिकॉर्डिंग में, मां, अगर ये रिकॉर्डिंग तुम तक पहुंचे तो जान लेना मैंने हार नहीं मानी। ये लोग, अमर और उसकी मां, मुझसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि मैं एक कागज पर दस्तखत कर दूं जिसमें लिखा है कि मेरे पिता ने शादी में कम दहेज दिया और मैं तनाव में हूं। जब मैंने मना किया तो इन्होंने मुझे बहुत मारा, और अब ये लोग मेरे लिए जहर लेकर आए हैं। कह रहे हैं अगर मैंने आत्महत्या नहीं की तो ये मेरे पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। मां, मैं मर रही हूं। ये दहेज के दरिंदों को माफ मत करना। ये हत्या है, मेरी जान, मेरे प्यारे पापा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही अमर और उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया। अमर की मां अचानक चीख पड़ी, झूठ, ये झूठ है। लेकिन उनका चेहरा, उनका डर और पसीना सब कुछ सच कह रहा था। अमर, जो अब तक खामोश था, जमीन पर गिर पड़ा। वकील ने जज की तरफ देखते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक ऑडियो क्लिप नहीं है, ये एक मासूम की अंतिम चीख है जिसने अपनी मौत से पहले न्याय की फरियाद की थी।
ये साफ है कि अमर और उसकी मां ने दहेज की गाड़ी ना मिलने पर पहले झूठे कागजात पर दस्तखत करवाने का दबाव डाला और जब माधुरी ने विरोध किया तो उसे जबरन जहर देकर मार डाला और फिर लिखावट बदलकर झूठा सुसाइड नोट पेश किया। दहेज के इस दरिंदपन की अब कोई माफी नहीं है। कोर्ट में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थीं। इंसानियत शर्मसार थी, लेकिन न्याय का देवता जाग चुका था। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। डायरी का पन्ना, विशेषज्ञ की रिपोर्ट और अंतिम ऑडियो क्लिप, ये तीनों सबूत मिलकर एक ऐसा अटूट चक्रव्यूह बना चुके थे जिससे अमर और उसकी मां का बच निकलना नामुमकिन था। कुछ ही दिनों में कोर्ट का निर्णायक फैसला आया। जज ने अमर और उसकी मां को माधुरी की क्रूर हत्या और सबूत मिटाने की साजिश का दोषी ठहराया। जज ने अपने फैसले में कहा, दहेज एक सामाजिक अभिशाप है और जो लोग दहेज के लिए किसी बेटी की जान लेते हैं वे इंसान नहीं बल्कि समाज के सबसे बड़े दरिंदे हैं। इस जघन्य अपराध के लिए कोर्ट अमर और उसकी मां को फांसी की सजा सुनाती है। ये सजा समाज के हर उस लालची इंसान के लिए निशाने इबरत होगी जो दहेज के नाम पर किसी मासूम को जलाना चाहता है। रामलाल और मीना देवी की आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि राहत और संतोष के जल बह रहे थे। उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया था। प्यारे दोस्तों, माधुरी को इंसाफ मिला, लेकिन इस इंसाफ की कीमत एक बेकसूर बेटी की जान थी और एक माँ बाप का जीवन भर का दुख। ये कहानी हमें सिखाती है, खामोशी जहर है। अगर आप पर या आपके परिवार पर जुल्म हो रहा है तो खामोशी मत ओढ़िए। बदनामी का खौफ या समाज की परवाह मत कीजिए। जुल्म के खिलाफ बोलिए, चीखिए, हक के लिए खड़ी हो जाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो ये दुनिया आपका सब कुछ निगल जाएगी। हर दरिंदा बाहर नहीं होता। यह साबित हुआ कि दरिंदा कोई अजनबी नहीं बल्कि वो था जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था, जो घर का फर्द था। हमें अपने आसपास के रिश्तों को भी समझदारी से परखना होगा। इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इंसाफ खैरात में नहीं मिलता। रामलाल ने अपनी बेटी के लिए अथक संघर्ष किया। हर मजलूम को ये लड़ाई लड़नी होगी और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहना होगा। ए अल्लाह, हमारी इस कहानी को नेक असरात देने वाली बना और इसके जरिए हर सुनने वाले को दहेज के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नसीब कर। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि इंसाफ की ये आवाज हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल अभयम स्टोरीज 132 को लाइक करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि कोई और बेटी दहेज की आग का शिकार ना हो। और ऐसी ही भावनात्मक रहस्य और इंसाफ की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। जय हिंद।